अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम मोहम्मद इब्राहिम। आज हम डिस्कस करेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जिस तरह हमने पहले जिक्र किया था कि इसके जो सैम्पलिंग यूनिट्स होते हैं उनके इक्वल चांसेस या नॉन चांसेस ऑफ सिलेक्शन नहीं होते। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम फर्दर 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कंसेक्यूटिव सैम्पलिंग, पर्पस और जजमेंटल सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग और स्नोबॉल सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग नाम से जाहिर है हम आमतौर पे भी इस्तेमाल करते हैं कि मेरे लिए कन्वीनियंट था। तो इसमें सैम्पलिंग यूनिट्स जो होते हैं उनसे डेटा कलेक्ट करना आसान होता है। उन सब यूनिट से डेटा कलेक्ट किया जाता है जो इजीली एक्सेसिबल हो। तो जो भी सैम्पलिंग यूनिट जो होते हैं वो क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं तो उनसे डेटा कलेक्ट किया जाता है। इसका फायदा एक ये है कि ये क्विक है, हम जल्दी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, इस पे खर्चा ज्यादा नहीं आता, चीप है और इस टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, टाइम ज्यादा नहीं लगता। लेकिन इसका नुकसान ये है कि इस डेटा को हम जनरलाइज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे साथ जो सैंपल आ जाता है वो रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन नहीं होता। हम कब इस्तेमाल करते हैं? हमारे साथ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो, उसके कैरेक्टरिस्टिक नॉन नहीं होते, हम पूरी पॉपुलेशन को कवर नहीं कर सकते, रिप्रेजेंटेटिव पार्ट सेलेक्ट नहीं कर सकते उसका, तो हम कन्वीनियंस सैम्पलिंग यूज करते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कन्वीनियंस सैम्पलिंग जो है वो मोस्टली यूज होता है। इसके बाद है कंसेक्यूटिव सैम्पलिंग। कंसेक्यूटिव का मतलब है वन आफ्टर द अनदर। इसमें रिसर्चर डेटा कलेक्ट करता है एक बंदे से या फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पीपल, उसको एनालाइज करते हैं, उसके साथ रिजल्ट्स आते हैं। फिर दूसरा सैम्पलिंग यूनिट एक बंदे से या एक ग्रुप ऑफ पीपल से डेटा कलेक्ट करते हैं, उनको भी एनालाइज करते हैं। जो रिजल्ट्स आते हैं उसमें पहले और दूसरे यूनिट में कुछ सिमिलरिटीज होते हैं, तो सेकेंड सैम्पलिंग यूनिट में जो नया आ जाता है वो ऐड कर देते हैं पहले वाले के साथ, रिजल्ट्स के साथ। फिर जाते हैं थर्ड ग्रुप ऑफ पीपल या थर्ड पर्सन की तरफ, उससे डेटा कलेक्ट करते हैं, उसमें जो नया आता है वो ऐड करते हैं प्रीवियस रिजल्ट्स में। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरह डेटा कलेक्ट करते करते एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो जो रिजल्ट्स होते हैं वो सैचुरेट हो जाते हैं। उसके बाद बस सिमिलर, नया कुछ नहीं आता, सिमिलर रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, तभी वो सैम्पलिंग डेटा कलेक्शन को स्टॉप करते हैं। यही उनका सैंपल साइज हो जाता है। इसमें और कन्वीनियंस सैम्पलिंग में एक फर्क है कि कन्वीनियंस सैम्पलिंग में अवेलेबल जो भी अवेलेबल होते हैं, एक्सेसिबल होते हैं, उनसे डेटा कलेक्ट किया जाता है। कंसेक्यूटिव सैम्पलिंग में ऑल अवेलेबल सैम्पलिंग यूनिट से डेटा कलेक्ट किया जाता है, जितने भी अवेलेबल होते हैं। इसी वजह से रिसर्चर्स कहते हैं कि कंसेक्यूटिव सैम्पलिंग इज बेटर देन द कन्वीनियंस सैम्पलिंग, क्योंकि जितनी भी अवेलेबल यूनिट्स होते हैं उन सब से हम डेटा कलेक्ट करते हैं, दो इट इज मोर रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। इसके बाद है हमारे साथ कोटा सैम्पलिंग। कोटा जब हम पहले से डिटरमाइन करते हैं कि हमने दो कैटेगरीज है, एक कैटेगरी से कितने सैम्पलिंग यूनिट्स उठाएंगे और दूसरे कैटेगरी से या तीसरी कैटेगरी से या चौथी, तो हर जितने भी कैटेगरीज हमारे साथ होते हैं, फॉर एग्जांपल मेनली हम करते हैं मेल एंड फीमेल, एडमिशंस वगैरह लेते हैं, उसमें भी कहते हैं ये फीमेल कोटा है, ये मेल कोटा है, ये डिसेबल कोटा है, ये नॉन मुस्लिम कोटा है। तो
पहले से हम डिटरमाइन करते हैं कि हम किस कैटेगरी से कितने यूनिट्स उठाएंगे, फिर उसी के मुताबिक प्री डिटरमाइंड जो हमारे साथ नंबर्स होते हैं उसके मुताबिक फिर हम सैंपल साइज पूरा कर लेते हैं। इसके बाद हमारे साथ जजमेंटल और पर्पसिव सैंपलिंग। जजमेंटल और पर्पसिव, नाम से जाहिर है कि जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं तो पहले से आपको कोई पर्पस होता है, आपकी अपनी एक्सपर्टाइज, अपनी जजमेंट, या जो रिसर्चर होते हैं उसकी अपनी जजमेंट उसमें शामिल होती है, किससे डेटा कलेक्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी जाते हैं तो हमारे साथ हमारा पर्पस होता है कि जो बैचलर स्टूडेंट्स होते हैं उनसे हम डेटा कलेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स तो बैचलर स्टूडेंट्स भी होते हैं, मास्टर के स्टूडेंट्स भी होते हैं, पीएचडी के, एमफिल पीएचडी के स्टूडेंट्स भी होते हैं, लेकिन हम पहले पूछते हैं आपका लेवल क्या है, फिर उसके बाद अगर वो बैचलर है तो अंडर ग्रेजुएट है तो उससे हम डेटा कलेक्ट करते हैं, अगर नहीं है तो उसको हम छोड़ देते हैं। तो डेटा कलेक्शन डिपेंड करता है जजमेंट पे, एक्सपर्टाइज ऑफ द रिसर्चर पे, कौन उसके स्टडी के लिए बेस्ट रहेगा। उसके बाद है स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नोबॉल जिस तरह बर्फ का एक बाल बनता है, जब वो ऊपर से गिरता है तो वो छोटा होता है, जो वो नीचे आता है तो उसके साथ बर्फ मिलती जाती है और वो बड़ा होता जाता है। तो जब हमारे साथ रेयर केस ऑफ डिजीज होता है या कोई ऐसा डिजीज जिसको लोग बताते नहीं है, एक सोशल स्टिग्मा बना हुआ होता है, तो उनसे डेटा कलेक्ट करने के लिए स्नोबॉल सैंपलिंग यूज होती है। फॉर एग्जांपल HIV एड्स जो हमारे माशरे में सोशल स्टिग्मा है, उसका एक पेशेंट है, आप उसके पास किसी जरिए से सोर्सेस से आपको पता चला, आप उसके पास चले गए, उससे डेटा कलेक्ट कर लिया, फिर उससे पूछ लिया कि आप किसी और को जानते हैं जिसको ये बीमारी लायक हो। तो जो सेम कंडीशन के पेशेंट्स होते हैं वो एक दूसरे का पता होता है उनको, या हॉस्पिटल में मिले हुए होते हैं, या दवाई लेने के वक्त एक दूसरे को पता चल जाता है, या एक दूसरे को डॉक्टर बता देते हैं, इलाज के लिए एक दूसरे से पूछ लेते हैं, तो वही आपको दूसरा पेशेंट बता देता है। आप उसके पास चले जाते हैं, उससे डेटा कलेक्ट करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपको किसी ऐसे दूसरे तीसरे पेशेंट का पता है, तो आपको तीसरे चौथे पेशेंट का पता बता देते हैं। आप उनसे जाके डेटा कलेक्ट करते हैं, वो 5वें छठे तो इसी तरह आपका सैंपल साइज जो है वो बड़ा होता जाता है, स्नोबॉल की तरह, इसलिए इसको स्नोबॉल सैंपलिंग कहते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, होप यू हैव अंडरस्टूड। फिर भी अगर कोई मसला है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।